तो इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर जॉबिन के कॉलेज का लेक्चर खत्म हो गया था। वहीं पर जॉबिन कॉलेज के अंदर बैठकर बड़े आराम से गेम खेल रहा होता है और वहीं पर ली जियान टेबल पर सर रख के लेटा हुआ था। तो ये देखकर जॉबिन उससे पूछता है, क्या तुमने दूसरी क्लासेस के लिए साइन नहीं किया था, तो आखिर तुम क्यों नहीं जा रहे? लेकिन ली जियान काफी उदास होता है और जॉबिन से कहता है, अब क्लब को बनाने के लिए हम लोगों को एप्लीकेशन देने की तारीख बस कल ही का है और हमने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया है क्योंकि हमारे पास अभी भी मेंबर कम है और सभी के सभी फ्रेशमैन चारों तरफ डिवाइड हो गए हैं और अभी हम लोग न्यू फ्रेशमैन हैं और जैसे उन लोगों को ये पता चलेगा कि तो वो हमारे क्लब को तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे। पर वो लोग इस चीज को नहीं समझते, भले हम लोग 4 क्यों ना हो, भी हमारे पास ऐसे कई सारे रूम हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ फ्यूचर में होना जरूरी है। तो जॉबिन उससे कहता है, स्टोरेज पहले ही बहुत बार इस्तेमाल की जा चुकी है, इसलिए आखिर ऐसा कौन सा फ्रेशमैन होगा जो कि हमारे क्लब को ज्वाइन करने की हिम्मत करेगा। तो ये बात सुनकर ली जियान का और भी दिमाग खराब होने लगता है और वो टेबल पर सर पटकते हुए कहता है, हे भगवान, प्लीज मुझे एक ऐसा इंसान दे दो जिसने अभी तक किसी भी क्लब को ज्वाइन ना किया हो, अब मेरे लिए कोई भी चलेगा। तो ली जियान कितना परेशान होता हुआ देखकर जॉबिन अपना सिर खजवाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई भी इंसान चलेगा, तो मेरे दिमाग में एक इंसान का नाम आ रहा है। जॉबिन यहाँ पर गुडियन की बात कर रहा था और गुडियन का नाम सुनकर ली जियान हैरान होते हुए कहता है, आखिर वही क्यों? तो जॉबिन उसे आगे बताता है, क्योंकि वो बुरी चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए मुझे यकीन है किसी भी क्लब ने अभी तक गुडियन को इनवाइट नहीं किया होगा। तो ली जियान इसकी बात सुनते हुए कहता है, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन गुडियन ने मेरी सिस्टर के साथ पहले दिक्कत खड़ी करी थी और अभी तक तुम दोनों की फाइट भी सेटल नहीं हुई है, तो क्या सचमुच इसके लिए तुम सीरियस हो? तो जॉबिन उससे कहता है, हाँ बिल्कुल। जॉबिन पिछली फाइट के बारे में आगे बताता है क्योंकि वो अरीना की बेट थी और हम दोनों के साइड से एग्री हुए थे फाइट के लिए और वहाँ पर गुडियन ने हार मान ली थी क्योंकि वो अपनी बात पर टिका रहा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है और उसके साथ कई बार मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो एक जेंटल और काइंड इंसान है। ली जियान इसकी बात सुनकर घबराते हुए कहता है, क्या जेंटल और काइंड इंसान? क्या तुम सच में गुडियन के बारे में बात कर रहे हो? तो जॉबिन उससे कहता है, अभी तो हमारे पास इसके अलावा कोई और तो नाम नहीं है। तो ली जियान थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, हाँ अगर तुम कहते हो तो सही होगा, वैसे भी अब हमारे पास कोई और भी चॉइस नहीं है, तो ठीक है, तो चलो अब मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर अभी गुडियन कहाँ पर होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ली जियान ने पता लगा लिया था कि वो बुद्धा सिटी के अंदर कल्टीवेट कर रहा था, तो इसलिए जॉबिन और ली जियान ड्रैगन गेट बुद्धा सिटी डंजन के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो बुद्धा के स्टैचू हैं और वो गोल्डन स्टैचू और ये इसे गार्ड करते हैं और जॉबिन और ली जियान भी वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर ली जियान उन गोल्डन गार्ड स्टैचू को देखते हुए कहता है, ये सभी गोल्डन स्टैचू गार्ड लेजेंडरी रैंक पर हैं, इनका डिफेंस सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने पता किया है कि गुडियन यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए आया है और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए जॉबिन को भी बताता है कि ये गोल्डन वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करते हैं, इसलिए हम लोगों को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। और फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉबिन और ली जियान गुडियन को ढूंढने के बाद भी अभी तक गुडियन नहीं मिलता है। तो ये देख कर ली जियान जॉबिन से पूछता है, क्या तुमने उस जगह पर भी देखा था, क्या गुडियन वहाँ पर है? तो उसकी बात सुनकर जॉबिन कहता है, वहाँ पर नहीं है। तो ये बात सुनकर ली जियान गुस्से में बुद्धा के स्टैचू के ऊपर टेक लगाते हुए कहता है, आखिर वो गुडियन का बच्चा कहाँ चला गया? हम लोग उसे इतनी देर से ढूंढ रहे हैं पर वो हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर ली जियान ने जो स्टैचू के ऊपर टेका लगाया था जिसकी वजह से वो स्टैचू थोड़ा सा क्रैक होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो गोल्डन स्टैचू खड़े हुए थे उनकी आंख चमकने लगती है और वो अपने बजर मोड में चले जाते हैं और वो उसके पीछे अचानक से आकर ली जियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही समय पर ली जियान उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पर ली जियान भी अटैक देखकर हैरान हो जाता है और ली जियान उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है, आखिर ये लोग हमारे ऊपर ऐसा अटैक क्यों कर रहे हैं? तो जॉबिन उसे डेमो दिखाते हुए कहता है, शायद हम लोगों ने बुद्धा के स्टैचू को टच किया है जिसकी वजह से ये लोग अपने बजक मोड में चले गए हैं। तो ये बात सुनकर ली जियान जॉबिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसा था तो उसको टच करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे भी तो बता सकता था। और उस बुद्धा को छूने की वजह से बहुत सारे गोल्डन स्टैचू बजक मोड में आ जाते हैं जो ली जियान और जॉबिन के पास बढ़ने लगते हैं। तो ये देख कर ली जियान और जॉबिन दोनों ही अपने अटैक पावर को चालू कर देते हैं और ली जियान ये देखते हुए कहता है, अब हम लोगों को यहाँ से भागना होगा या यहाँ पे लड़ना होगा। और वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ली जियान ने एक गोल्डन स्टैचू के ऊपर अटैक कर दिया था, दोनों का पंचेस आपस में टकराता है और वहीं पर जॉबिन को देखते हैं जहाँ पर जॉबिन एक गोलम स्टैचू से बच रहा था और फिर अपने डिवाइन मैडिफिस का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ गिर जाता है। और वहीं पर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गोल्डन स्टैचू जॉबिन और ली जियान की तरफ भागते हुए आ रहे थे। तो ये देखकर जॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है, अब हम लोग लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, जहाँ पर सभी गोल्डन स्टैचू
एक घेरा बनाकर ली जियान को बहुत ही बुरी तरह से कूटने लग जाते हैं। तो ये देख ज़ाबिन कहता है, ये देखकर लग रहा है कि गोल्डन स्टैचू को ली जियान ने काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिसकी वजह से ये गोल्डन स्टैचू ली जियान को एक गैंग की तरह धुलाई कर रहे हैं। जहाँ पर ज़ाबिन ली जियान को देखते हुए सोचता है, अच्छा हुआ इसके पास प्रोविडेंस गॉड इमोर्टल बॉडी है, जिससे इसका चोट तुरंत ही हील हो जाएगा। वहीं पर फिर हम ली जियान को देखते हैं जहाँ पर गोल्डन स्टैचू ने एक और मुक्का मारा था, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरने लगता है। तो ये देखकर ज़ाबिन उसे बचाते हुए कहता है, पकड़ लिया मैंने। वहाँ पर ली जियान उन सभी को गाली देते हुए कहता है, साले कमीने लोग एक एक अटैक नहीं कर रहे थे, सब लोग साथ में मिलकर अटैक कर रहे थे, बहुत बुरा मारे मम्मी रे। वहीं पर ज़ाबिन के ऊपर अटैक करने के लिए दोनों गोल्डन स्टैचू अटैक और फिर वो गोल्डन स्टैचू अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए दोनों को ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाबिन उनके अटैक को बचते हुए अपने ड्रैगन गेट स्पार टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ चला जाता है और सीधे जाकर बुद्धा के सर के ऊपर लैंड करता है। और वहीं पर ली जियान उन सभी गोलम को देखते हुए कहता है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शांत हो रहे हैं। और वहीं पर ज़ाबिन ली जियान को लेकर अपनी गोदी में खड़ा हुआ होता है। तो ये देखकर ली जियान ज़ाबिन से कहता है, अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, मैं मानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन जहाँ पर वो अपना पैर बुद्धा के ऊपर जैसे ही रखता है या उसे टच करता है, तो ये देखकर सभी गोल्डन स्टैचू फिर से बजक मोड में आ जाते हैं और वो लोग हवा में भी उड़ने लग जाते हैं। तो ये देखकर ली जियान घबराते हुए कहता है, मम्मी रे वो यहाँ पर आ रहे हैं। और वो ज़ाबिन से पूछता है, आखिर तुम इसके ऊपर खड़े हो, फिर भी ये मॉन्स्टर नहीं बजक में आ रहे हैं, और जैसे ही मैं पैर नीचे रख रहा हूँ ये मॉन्स्टर बजक में आ जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो उसकी बात सुनकर ज़ाबिन अपने मन में स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं असंख्य बुद्धा गुफा में हूँ और मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, जहाँ उसने अपनी एसएस एनर्जी आर्ट को स्विच कर लिया था और उसने ऑल प्रजापरात्मिया सूत्रा को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन तभी ज़ाबिन की नजर गुडियन पर पड़ जाती है, जहाँ पर गुडियन ज़ाबिन को देख रहा था। जहाँ पर गुडियन ज़ाबिन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग बुद्धा स्टैचू के पीछे जल्दी से चले जाओ, वहाँ पर एक छुपने का रास्ता है। जिसके बाद वो तीनों ही भागते हुए सीधे बुद्धा स्टैचू के पीछे के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ पर वो गोल्डन वॉरियर भागते हुए उन लोगों का पीछा करते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से वो लोग अंदर नहीं जा पाते। तो ये देख कर ली जियान गोल्डन स्टैचू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम सभी बेवकूफ कमीने अब यहाँ पर नहीं आ सकते, क्यों मैंने सही कहा ना? और वो सभी गोल्डन वॉरियर बहुत ही ज्यादा छोटी जगह होने की वजह से सभी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। फिर गुडियन वो लोगों को अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो रुका हुआ था। जिसके बाद गुडियन उन दोनों को बताता है, बाहर की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि वो 1 घंटे में बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे और उसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ज़ाबिन आसपास देखते हुए कहता है, तो बुद्धा स्टैचू के पीछे एक छोटी सी केव है। लेकिन ली जियान सीधे पॉइंट पर आकर गुडियन से पूछता है, हम लोग यहाँ पर स्पेशली तुम्हें अपनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए आए हैं, और उसे सारी बात बताते हुए कहता है, तो गुडियन हम लोग एक क्लब बना रहे हैं, तो क्या तुम उसमें ज्वाइन होना चाहोगे? तो गुडियन उसको मना करते हुए कहता है, मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात सुनकर ली जियान हंसते हुए उससे कहता है, तुम्हें हमें इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इस क्लब से सभी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और इससे हर सभी एक मेंबर्स को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? और साथ ही अपने में सोच रहा होता है, गुडियन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम हर चीज पैसे के लिए करते हो, तो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं कर सकता। तो ली जियान की बात सुनकर गुडियन अपना मुंह खोलते हुए कहता है, तो ठीक है मैं इस क्लब में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर महीने का 1 लाख चाहिए। तो ये बात सुनकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या 1 लाख? इतना ज्यादा भी लालची होना जरूरी नहीं है। तो उन दोनों की बात सुनकर ज़ाबिन आगे आते हुए बात को संभालते हुए कहता है, सीनियर गुडियन हमें एक इंसान की कमी है, तो इसलिए हम तुम्हें अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ तुम्हें किसी भी क्लब की एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ अब तुम्हें कितना चाहिए? तो ये बात सुनकर गुडियन भी बोलता है, तो ठीक है मुझे तब 10,000 दे देना। लीजियन भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर गुडियन और लीजियन के बीच में डील हो जाती है। और फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी गोल्डन स्टैचू फिर से अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं और वो सभी मॉन्स्टर अपनी बजर मोड से शांत हो जाते हैं। तो गुडियन उन सभी को देखते हुए कहता है, तो ठीक है अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी यहाँ पर कुछ काम है, उसके बाद मैं यहाँ से आ जाऊंगा। और फिर लीजियन और ज़ाबिन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ज़ाबिन का ध्यान जाता है जहाँ पर गुडियन अपने बैग से कुछ निकाल रहा था, जहाँ पर ज़ाबिन उसे कुछ निकालते हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो ग्रेट पॉकेट वॉच है और उस पॉकेट वॉच के ऊपर एक सिंबल बना था, जिसे देखकर ज़ाबिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये मैंने वॉच पहले भी कहीं देखी है। लेकिन तभी ज़ाबिन को उसके बारे में याद आता है और वो कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, भले ही इसका साइज उससे काफी ज्यादा अलग है, पर जी युआन उस क्रिस्टल स्टोर के अंदर उस आदमी के पीछे जो पिक्चर
पिक्चर बनी हुई थी वो बिल्कुल इसी के जैसी थी। वो डियान जॉबिन को बताता है एक औरत और एक एंकर की पिक्चर। पिछले समय में कुछ रूमर्स हुआ करते थे, किसी भी नाव में किसी औरत को ले जाना बहुत ही ज्यादा अशगुन हुआ करता था और उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि औरतें नाव के लिए तबाही लाया करती थी। किसी भी औरत को समुद्र में ले जाना एक बद्दुआ जैसा हुआ करता था, आई मीन कर्स। इसी वजह से किसी भी औरत के नाव पर कोई भी पिक्चर नहीं हुआ करती थी। तो जॉबिन उसके बारे में सुनते हुए कहता है क्या इत्तेफाक है, यानी इस पिक्चर के पीछे भी एक स्पेशल मीनिंग है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक फोटो देखते हैं जहाँ पर 5 लोगों ने अपनी फोटो खिंचवाई थी और उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि ली जुयान ने अपने क्लब को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया था। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन अपने घर में होता है और जॉबिन बड़े आराम से अपना गेम खेल रहा होता है और इस बार जॉबिन का सामना फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल से होता है। लेकिन जैसे ही वो फिस्ट वाला डिमोनिक जनरल जॉबिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी जॉबिन अपने पेपर वर्ड वाले डिमोनिक जनरल को समन कर लेता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे लगा था, फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल के सभी अटैक पेपर वाले डिमोनिक जनरल के सामने सभी यूजलेस होंगे और अगर मैं रॉक पेपर रूल्स के हिसाब से इन सभी से निपटता हूँ तो इन तीनों डिमोनिक जनरल को हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और इस बार जॉबिन बड़ी आसानी से उसे हरा देता है और इसके बाद भी जॉबिन को इसका एक डिमोनिक जनरल का एग मिलता है, जिसे देखकर जॉबिन कहता है ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा लकी था। जॉबिन उस एग के एट्रीब्यूट को चेक करते हुए कहता है इस कंपेनियन बीस्ट के एग के एट्रीब्यूट उस पेपर वाले कंपेनियन बीस्ट के एग से मिलते जुलते हैं, लेकिन बस इन दोनों में इसके स्किल का ही डिफरेंस है। और साथ ही एक चीज के ऊपर फोकस करते हुए कहता है इन दोनों क्रिएचर के एट्रीब्यूट बिल्कुल सेम है क्योंकि वो दोनों ही एक ही टाइप के डिमोनिक क्रिएचर है। जिसके बाद जॉबिन दोनों कंपेनियन बीस्ट के फ्यूजन रेट को चेक करता है जो कि सक्सेस रेट 90% था। तो ये देखकर जॉबिन भी हैरान होते हुए कहता है क्या ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद जॉबिन उस एग को डिमोनिक जनरल पे फ्यूज करवा देता है, जिससे जॉबिन की डिमोनिक जनरल के पास फिश वाले डिमोनिक जनरल की भी एबिलिटी आ गई थी। तो ये देखकर जॉबिन हैरान होते हुए कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा शानदार है, अब मेरे डिमोनिक जनरल के पास फिस्ट और पेपर दोनों ही स्किल है, यानी ये लॉजिक काम करता है, यानी मैं तीनों डिमोनिक जनरल को मारकर तीनों को एक साथ फ्यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरा ये डिमोनिक जनरल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन टाइगर केज के पास खड़ा हो जाता है और फिर सामने देखते हुए कहता है अब बस मुझे ये देखना है कि मैं इस एरो को रोक सकता हूँ और इसके अंदर जा पाता हूँ कि नहीं। अब जैसे ही जॉबिन उसके पास जाने लगता है तो उसके सामने से एक एरो आने लगता है, तो जॉबिन का डिमोनिक जनरल अपनी पूरी पावर लगाकर उस एरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। और जॉबिन भी अपने सामने एरो आते हुए अपनी शॉर्ट क्यू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस शॉर्ट क्यू की वजह से उस एरो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और जॉबिन उस एरो से मारा जाता है। जॉबिन उस सीन को देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था, सभी डिमोनिक जनरल की पावर के साथ भी मैं उस एरो को नहीं रोक पाया। मेरे यहाँ पर 3 टाइप के स्किल के इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं उस टाइगर केज के उस एरो को नहीं रोक पाया। शायद ऐसा तो नहीं जैसा कि मैंने सोचा था, वो चीज गलत है। मैं यहाँ पर स्मॉल बुद्धा टेम्पल की तरह किसी स्पेशल आर्ट स्किल की तरह अंदर नहीं जा सकता। शायद अभी के लिए मुझे अब हार मान लेनी चाहिए। मेरा स्टायर क्यू स्लैश मेरी पूरी एसएस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उस एरो को नहीं रोक पाया। तो मेरा गॉड फिश और एस पाम शायद वो दोनों स्किल इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। लेकिन तभी जॉबिन अपने एस पाम के बारे में कुछ याद करते हुए कहता है मेरा एस पाम मेरी एसएस एनर्जी को ऑब्टेन नहीं करता और वो मेरे स्केलेटन पाम और 1 इंच पाम के साथ फीस हो चुका है। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्किल है जो डायरेक्टली एसएस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन जब वो हायर स्किल में अपग्रेड हो जाते हैं तो उन्हें लोअर स्किल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पर इन तीनों डिमोनिक जनरल की पावर को मिलाकर तो शायद मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर इन तीनों की पावर एक दूसरे के साथ जरूर कनेक्टेड होगी। यहाँ पर 3 प्रकार के स्किल हैं जो कि तीनों अलग अलग डिमोनिक जनरल के पास हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर होगी जिसके अलावा भी यहाँ पर एक हाई लेवल का स्किल जरूर हो सकता है। इन सब के बारे में सोचकर जॉबिन खुश होते हुए कहता है अगर यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है तो मुझे इसको ट्राई कर जरूर देखना होगा। मेरा एग्जाम शुरू होने में अभी 1 घंटा है, तो मुझे इस वीक का इस्तेमाल करते हुए तो मुझे इन तीनों डिमोनिक जनरल की एसएस एनर्जी को सीखने की कोशिश करनी होगी। और जॉबिन को ये भी पता था कि वहाँ पर मेरा बहुत ही ज्यादा खून वेस्ट होने वाला है, इसलिए वो अपनी ब्लड टी को तैयार करते हुए कहता है तो चलो अब इसके लिए तैयार कर लिया जाए। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन अपने गेम को फोकस करना चालू कर देता है और इस बार जॉबिन खाते पीते सोते जागते साले हकते मुँहते पूरे समय बस गेम ही खेल रहा था। लेकिन इन सब से कोई भी फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से जॉबिन को भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि जॉबिन की भी हालत इसकी वजह से खराब हो रही थी। अब पूरा का पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है जहाँ पर जॉबिन की एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है और वहीं पर कॉलेज में ली जुयान जॉबिन को कॉल करते हुए चिल्लाते हुए
हुए कहता है, अबे बेवकूफ तू कहाँ पे है, आज तो हमारा एग्जाम है। तो ये सुनकर भी ज़ाबेन कहता है, क्या एग्जाम, ठीक है मैं वहाँ पर आता हूँ। और ज़ाबेन अपने पेपर वाले डिमोनिक जनरल की पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, मैंने इन सब को इकट्ठा करने में पूरा का पूरा हफ्ता लगा दिया, पर अगर यहाँ पर जावलू होती तो उसे बड़ी आसानी से इन सब की एसएस एनर्जी स्किल मिल जाती, क्योंकि साला उसका लक तो जानते हो कितना खतरनाक है। लेकिन ज़ाबेन को यहाँ पर पूरा हफ्ता मेहनत करने की वजह से तीनों डिमोनिक जनरल के एग मिल जाते हैं, जिसको वो अपने पेपर वाले डिमोनिक जनरल के साथ फ्यूज कर देता है, जिससे उसकी अपीयरेंस पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और अब ज़ाबेन के पास 3 डिमोनिक जनरल की पावर आ जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर एग्जाम का हॉल का होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट स्कूल के बाहर खड़े थे। ज़ाबेन जैसे ही वहाँ पर आता है तो लिजुयान उससे कहता है, आगे तुम कहाँ पर चले गए थे, क्या तुम्हें जरा सा भी नर्वसनेस फील नहीं हो रही। तो ज़ाबेन उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं जरूरत से ज्यादा ही सो गया था। और वहीं पर हमें स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम वीगो है। और वो प्रेसिडेंट ज़ाबेन को खिड़की से देख रहा था, जहाँ पर उसे देखते हुए कहता है, तो इसी का नाम ज़ाबेन है। जहाँ पर उसके पीछे उसकी असिस्टेंट भी खड़ी थी, तो उसकी बात सुनते हुए कहती है, हाँ प्रेसिडेंट, यही ज़ाबेन है, इसने ही ब्लड बुद्धा लोटस को मारा था और इसने ही डिमोनिक जनरल को मारने में लोगों की मदद करी थी। ज़ाबेन अभी अपने मोटल रैंक पर है और ये ली फैमिली के यंग मास्टर का दोस्त है, और इसके अलावा इसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। वीगो उसे देखते हुए कहता है, क्या एक मोटर रैंक, ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे एग्जाम पूरी तरह से स्टैंड पर बेस्ड हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक मॉडल कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, और वो चाहे अपनी पूरी स्किल का भी इस्तेमाल करता है, तब भी ये केवल टॉप 100 में ही आ पाएगा। और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है, इसका नाम भी इन्विटेशन लिस्ट में लिख दो। इसे स्टूडेंट काउंसिल को बुलाने के लिए इसके पास काफी लंबा समय है। लेकिन तभी वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है जहाँ पर आजिन उन दोनों के पास खड़ी होती है। तो ये देखकर वीगो कहता है, ये तो जीनस आजिन है, आखिर ये वहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद वहाँ पर वेंगलू आती है, वो देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये तो वेंगलू है। फिर अगले सीन में वहाँ पर क्यूआन आता है, जो कि ज़ाबेन को बो करते हुए कहता है, कोच आपका स्वागत है। लिजियन भी ये सीन देखकर हैरान होता है और वो ज़ाबेन से पूछता है, आखिर तुम इतने ज्यादा लोगों को कैसे जानते हो। और वहीं पर एक और स्टूडेंट होता है, जो जैसे ही वीगो को देखता है तो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से नीचे चुप जाता है, और साथ ही अपने में सोच रहा था, आखिर ये हान जी वहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये बास्टर ज़ाबेन इतने सारे लोगों को कैसे जानता है। लेकिन उसकी असिस्टेंट नीचे देखते हुए कहती है, क्या ये सीनियर हान जी है, जो हमेशा प्रेसिडेंट के साथ अजीब सा व्यवहार करते हैं। लेकिन वीगो अपनी असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने तो कहा था इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो आखिर ये इतने ज्यादा लोगों को कैसे जानता है। तो असिस्टेंट भी घबराते हुए कहती है, लेकिन ज़ाबेन के प्रोफाइल में अभी भी लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही सिंपल इंसान है और ये ज्यादा लोगों को नहीं जानता। तो वीगो ये सब देखकर अपने मन में प्लान बनाते हुए कहता है, यहाँ पर ज़ाबेन के कनेक्शन सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। अगर हम लोग ज़ाबेन को स्कूल काउंसिल में ज्वाइन करवा देते हैं तो हम लोग उसके कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम लोग वेंगलू और आजिन के अलावा भी कई सारे लोगों के साथ मिल सकते हैं। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, इन सब से चुप कर ज़ाबेन के ऊपर नजर रखो और ये देखो कि आखिर ज़ाबेन का रियल बैकग्राउंड क्या है। और हाँ, इस चीज के बारे में याद रखना, आज के एग्जाम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसलिए उसे अच्छे से ले जाना। तो उसकी बात सुनकर वो असिस्टेंट हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है, जहाँ पर सभी लोगों को कॉल्ड्रॉन लेके जाना होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ही उसे हिला ही पाते हैं और कुछ तो उसे हिला भी नहीं पाते। लेकिन जैसे ज़ाबेन का टर्न आता है तो वो उसे एक ही हाथ से उठा लेता है और वो कहता है, ये कॉल्ड्रॉन तो सच में बहुत ही ज्यादा हल्का है। जिसके बाद उनके और भी ज्यादा एग्जाम होते हैं, जहाँ पर जावलू बड़े ही आसानी से पेपर से बने हुए ब्रिज से क्रॉस हो जाती है और हुआन जी उबलते हुए तेल के अंदर से चीजें निकाल लेता है और आन जिन एनर्जी से बने हुए तालाब को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है। उन सभी के एग्जाम होते होते शाम हो जाती है, जिसके बाद उन सभी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। टॉप 10 की लिस्ट अनाउंस होते ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जहाँ पर लिजुयान ये देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, फर्स्ट पे वही मॉन्स्टर है जिसने फुल स्कोर किया है। ये देखकर ऐसा लगता है जो भी बाकी बचे हुए हैं उनके सभी एग्जाम रिजल्ट कल अनाउंस होंगे। जहाँ पर लिजुयान टॉप 10 की लिस्ट को देखते हुए वहाँ पर नोटिस करता है, वहाँ पर ज़ाबेन का भी नाम लिखा था। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है, ज़ाबेन आखिर तुम टॉप 10 की लिस्ट में क्या कर रहे हो। आजिन और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं, जहाँ पर वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये वही ज़ाबेन है जिसकी हम लोगों ने पहले वीडियो देखी थी, क्या वो मॉडल रैंक पर नहीं है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। क्यूआन भी ये देखकर कहता है, जैसा कि मैंने अपने कोच से एक्सपेक्ट किया था। और जावलू भी ये देखकर काफी इंप्रेस होती है और वहीं पर टीचर फैंग भी ज़ाबेन का नाम देखकर हैरान होती है और वो कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉडल जो टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाए। ज़ाबेन सच में
एक पियरलेस जीनियस है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बांगड़ू साथ में बैठे थे। वहीं पर लीजियान ज़ाबेन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है इन सब का कोई भी लॉजिक नहीं बनता, तुमने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरा इमॉर्टल गॉड प्रोविडेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा अच्छा है, पर आखिर उसके बाद भी तुमने स्टोन कॉल्ड्रन को उठाकर मुझसे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। लेकिन ज़ाबेन इस चीज पर ध्यान नहीं देता, जहाँ पर वो अपना गेम खेलते हुए कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है केवल कॉल्ड्रन ही नहीं बाकी सारी चीजों में तुम मुझसे काफी कमजोर रहे। ज़ाबेन और लीजियान वहीं पर आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वीगो आ जाता है जो ज़ाबेन को देखते हुए कहता है तो तुम्हारा ही नाम ज़ाबेन है। तो ज़ाबेन उसे देखते हुए कहता है हाँ, लेकिन तुम कौन हो। तो वीगो अपना स्टाइल मारते हुए कहता है तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मैं सनसेट कॉलेज का क्लास प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम वीगो है, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो इसलिए क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हो। लीजिया ने देखकर ज़ाबेन के पास आते हुए ज़ाबेन से पूछता है ज़ाबेन तुमने मुझे नहीं बताया स्कूल काउंटर स्कूल प्रेसिडेंट को भी जानते हो। तो ज़ाबेन भी उससे कहता है मुझे भी अभी भी पता चला, मुझे इसके बारे में सचमुच कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस का होता है, जहाँ पर वीगो टॉप 10 में आने के लिए ज़ाबेन को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है तो तुमने जीवन पैलेस में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन कर लिया है, पर अंडर नॉर्मल कंडीशन ये नामुमकिन है कि मॉडल टॉप 10 के रैंकिंग में आ जाए। ये सुनकर ज़ाबेन भी हैरान होता है। तो वीगो से कहता है तुम्हारी डिफिकल्टी काफी ज्यादा लो थी, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वीगो ज़ाबेन से कहता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम एक जीनियस हो, जीवी पैलेस में जाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और मुझे भी इस चीज का काफी ज्यादा दुख होगा अगर तुम इस चांस को खो देते हो। तो ज़ाबेन उससे कहता है सीनियर प्लीज जो बोलना है साफ साफ बोलो। तो ज़ाबेन की बात सुनकर वीगो सीधा पॉइंट पे आते हुए कहता है स्टूडेंट काउंसिल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम उस रोल के लिए परफेक्ट रहोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करते हुए कहता हूँ कि तुम स्कूल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। तो ये बात सुनकर ज़ाबेन वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो प्रेसिडेंट से कहता है मुझे इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल में एंटर करने के लिए जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। लेकिन वीगो ज़ाबेन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है स्कूल काउंसिल बहुत ही ज्यादा पावर को होल्ड करता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये सपना देखा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन सके, और यहाँ पर ये ज़ाबेन ये कह रहा है कि इसको इस चीज में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। भला वीगो को ये कौन बताए, क्योंकि ज़ाबेन सिर्फ गेम खेलने में इंटरेस्ट रखता है, आखिर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो आखिर वो गेम कैसे खेलेगा। उसके बाद ज़ाबेन उससे कहता है सीनियर मेरा दोस्त बाहर मेरा वेट कर रहा है, तो अगर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वीगो ज़ाबेन की बात सुनने के बाद शांत हो जाता है और लंबी सांस लेते हुए कहता है ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन वो ज़ाबेन से आगे कहता है अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो स्टूडेंट काउंसिल के डोर तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। अब सीन वहाँ से ज़ाबेन के चले जाने के बाद का होता है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट वीगो से पूछती है प्रेसिडेंट आपने उससे इतना ज्यादा बड़ा फेवर दिया उसके बाद भी उसने आपको रिफ्यूज करने की हिम्मत की। तो वीगो उसे समझाते हुए कहता है किसी भी चीज को अचीव करना एक ही रात का काम नहीं है, ज़ाबेन इतना भी ज्यादा सिंपल इंसान नहीं है जितना हमने सोचा था, इसलिए उसे ऐसे फेवर देने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट वीगो से कहती है प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि स्कूल ने कहा था कि मैं आपको दे दूं। तो वीगो उन डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान होते हुए कहता है एक एक्सचेंज स्टूडेंट। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें एक हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लीजा को देखते हैं। अगर आप लोगों ने इस लीजा को भूल चुके होंगे तो ये वही है जो हमारे ज़ाबेन के ऊपर हमला करी थी, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रही थी सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं उन कमीनों के ग्रुप को यहाँ पे मार डालूंगी। लेकिन नर्स लीजा को समझाते हुए कहती है आप बहुत ही ज्यादा घायल हैं, तो इसलिए आपको अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लीजा हॉस्पिटल की चीजों को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि असल में लीजा का भाई था, जो उसका भाई उससे कहता है बहन एक मॉडल स्टूडेंट ने देखो तुम्हारी कैसी हालत कर दी। तो लीजा उसे देखते हुए कहती है ये तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर सनसेट एकेडमी के अंदर क्या कर रहे हो। तो लीजा का भाई जिसका नाम जॉन है वो कुर्सी के ऊपर बैठते हुए कहता है मैं यहाँ पर सनसेट कॉलेज के अंदर एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर आया हूँ और मैं यहाँ पर पर्सनली आप फैमिली के उस इंसान से मिलने आया हूँ जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। क्या नाम है उसका? ज़ाबेन। हाँ सिस्टर मैं तुम्हारी इस अधूरी दुश्मनी को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जीवी पैलेस का पोर्टल दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी टॉप 10 स्टूडेंट जीवी पैलेस के गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर स्कूल की तरफ से सभी लोगों को एक एक टोकन दिए गए थे, जहाँ पर उन सभी को बताया जाता है जीवी पैलेस के अंदर से जितने भी ट्रेजर निकलेंगे उन्हें इन टोकन की मदद से ही लिया जा सकता है। और आगे वीगो सभी लोगों को बताता है जीवी
जीबी पैलेस के अंदर सभी ट्रेजर एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। यहाँ पर तुम्हें शायद कोई स्किल मिल सकता है या कंपेनियन डिश का एग, या शायद यहाँ पर कुछ एंसेंट चीजें भी मिल सकती है। और फिर जैसे ही वहाँ पर जीबी पैलेस के गेट खुलते हैं वहीं पर बहुत ही सारे एनर्जी बॉल्स दिखाई देने चालू हो जाते हैं, जिसे देखकर वीगो कहता है इस बार तुम्हें यहाँ पर उन टोकन का इस्तेमाल करते हुए इन एनर्जी बॉल को तबाह करना होगा, जिसके अंदर से तुम सभी को तुम्हारा ट्रेजर मिलेगा। हुगवान भी वहाँ पर बहुत सारे एनर्जी बॉल को देखकर हैरान होते हुए कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लाइट बॉल हैं, आखिर मैं इन सब के अंदर से कैसे ट्रेजर चुन सकता हूँ। लेकिन हाफेंग अपने लक का इस्तेमाल करते हुए अपने टोकन को फेंक कर एक एनर्जी बॉल को तोड़ देता है, जिससे उसके पास उसका ट्रेजर आ जाता है और उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था, ये सिर्फ तुम्हारे लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तुम्हारे चुनने से पहले कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर कितनी ज्यादा खास चीज हो सकती है। और वहीं पर हाफेंग का ट्रेजर देखकर जाओलू इम्प्रेस होते हुए कहती है वाह सीनियर, ये तो एक चेस्ट है, क्या आप अभी इसे यहाँ पर नहीं खोलने वाले जिससे हम लोग ये देख सके कि आखिर उसके अंदर क्या है। तो उसकी बात सुनकर हाफेंग हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि इसको सबके सामने खोलना अच्छी चॉइस है। और वहीं पर जावेन अपनी सोच में गुम था, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था अगर मुझे यहाँ पर ऐसी व्यक्ति ट्रेजर चुनने का मौका मिलता है तो इतना मजा नहीं आने वाला है। मैं यहाँ पर सिर्फ डंजन मार्क ही ढूंढ लूंगा तो मैं जितना चाहूँ उतना ट्रेजर उठा सकता हूँ। इस सब के बारे में सोचकर जावेन खुश होता है और आसपास यहाँ पर ढूंढने लगता है जिससे उसे यहाँ पर डंजन मार्क मिल जाए। लेकिन उसके बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसको कोई भी डंजन मार्क नहीं मिलता। इसलिए जावेन गेट के देखते हुए कहता है मैंने सारी जगह को तो देख लिया है लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी डंजन मार्क नहीं मिला। शायद ऐसा तो नहीं कि वो मार्क अंदर कहीं छुपा हुआ हो। वहीं उसके पीछे आजिन भी खड़ी होती है जो उसे देखकर ये तो समझ जाती है कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसके पीछे से चलते हुए उसे वार्न करते हुए कहती है तुम उसके करीब मत जाना, ये गेट सभी लोगों को डिवोर कर लेता है जो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं अगर तुम्हारी जगह होती और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना होता तो मैं इस गेट के जरा सा भी करीब नहीं जाती। तो जावेन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि वो इस गेट के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए अब उन सब बॉल को देखते हुए सोचता है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तो अब मुझे इन्हीं क्रिस्टल ट्रेजर में से किसी को चुनना होगा। और वहीं पर उसके पीछे जाओलू जावेन की मदद करने के लिए आती है, जो जावेन से पूछती है क्या तुम्हें अपना ट्रेजर चुनने में मेरी मदद चाहिए। जावेन भी जाओलू को देखकर खुश हो जाता है और जाओलू से कहता है जरूर। वैसे भी जाओलू का जो लक है उस हिसाब से तो देखा जाए तो जो भी वो चुनेगी वो चाहे अगर गोबर भी होगा तो भी सोना बन जाएगा। यहाँ पर जावेन जाओलू से पूछता है क्या तुमने पहले ही अपना ट्रेजर चुन लिया है। तो जाओलू उसकी बात सुनकर कहती है हाँ। जहाँ पर हम उसके हाथ में देखते हैं एक बड़ा सा बॉक्स होता है। जावेन भी उसका ट्रेजर देखते हुए कहता है सच में इसका ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जावेन अपने टोकन को जाओलू को देते हुए कहता है मुझे इन सभी में से एक को चुनना होगा तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। तो जाओलू उससे कहती है तुम चिंता मत करो, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जहाँ पर जाओलू जावेन को टोकन को लेकर हवा में ऐसे ही आराम से फेंक देती है और ये देखकर जावेन भी हैरान होते हुए कहता है इसने तो इसे ऐसे ही रैंडमली फेंक दिया। और वो टोकन सीधे जाकर एक एनर्जी बॉल को टकराता है और उसका ट्रेजर सीधे जाओलू के पास आ जाता है। जहाँ पर जाओलू जावेन को वो ट्रेजर देते हुए कहती है ये रहा तुम्हारा ट्रेजर। जावेन उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है, पर जो भी मैं चुनता है इससे तो ये लाख गुना ज्यादा ही अच्छा होगा इसके अंदर, क्योंकि इसका लक तो भाई मैं कसम से तारीफ करते ही मेरा मुंह थक जाएगा, लेकिन इसका लक के बारे में मैं बता नहीं सकता कि इसका लक कितना खतरनाक है। फिर नेक्स्ट सीन हम जावेन के घर का देखते हैं, जहाँ पर जावेन ने वो ट्रेजर खोलकर देखा तो उसके अंदर अलादीन का चिराग होता है। जावेन उस लैंप को देखकर निराश होते हुए कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये अलादीन का लैंप है। जावेन उस चिराग को घसने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है अब मुझसे कोई ये मत कहना है कि इसको मुझे घसने के बाद सीधा अलादीन ही मिल जाएगा। फिर जैसे ही जावेन उसे घसता है तो उस चिराग के ऊपर से एक लाइट निकलने लग जाती है, जिसे देखकर जावेन कहता है आखिर ये क्या है। पर तभी अचानक से उसके अंदर से एक स्पिरिट गर्ल आकर जावेन को पकड़ लेती है और वो स्पिरिट जावेन की बॉडी को कंट्रोल करने लगती है, जिसे देखकर जावेन घबराते हुए कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई पावरफुल पावर मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और जावेन को ऐसा लग रहा था कि वो लैम्प जावेन को मारना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जावेन मियां खलीफा के गाने पर डांस कर रहा था और ये देखकर जावेन भी शर्माते हुए कहता है रुक जाओ, आखिर ये क्या है, क्या ये लैंप ये चाहता है कि मैं इसके सामने डांस करूं। यहाँ पर ये लैंप मुझे डांस करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। फिर जावेन अलग अलग टेक्निक से पोज देकर जावेन इधर उधर डांस करने लग जाता है और वहीं पर हम जावेन के चेहरे को देख कर तो अच्छे से पता चल जाता है कि जावेन को ये सब चीज तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। लेकिन बहुत देर तक डांस करने के बाद जावेन को तो ये तो समझ में आ जाता है तो ये सभी डांस स्टेप मेरी बॉडी को पूरी एसएस एनर्जी फ्लो में घेर रही है। फिर जैसे उस लैंप की एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है तो जावेन ये समझ जाता है इस लैंप के अंदर से जावेन को एक
एसएस एनर्जी आर्ट मिला है, लेकिन ज़ाबेन को उस एसएस एनर्जी आर्ट को ऑब्जर्व करने के बाद ये तो क्लियर नहीं होता इस एसएस एनर्जी आर्ट का नाम गॉड रिबिलियन है या इमोर्टल रिबिलियन। ज़ाबेन को इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन तभी ज़ाबेन को एक इमेज दिखाई देती है जहाँ पर कई सारे लोग एक औरत के सामने झुके हुए हैं और वो औरत ज़ाबेन या उन सभी साथियों से कह रही होती है, मैं आम इंसान से अलग हूँ और मैं सभी भगवानों से भी अलग हूँ। ये सुनते ही ज़ाबेन की वो इल्यूजन टूटने लग जाती है। तो ये देखकर ज़ाबेन अपने मन में कह रहा होता है, आखिर वो क्या था जो मैंने अभी अभी देखा। वहीं पर ज़ाबेन फिर हमें दिखाई देता है जहाँ पर ज़ाबेन एक काली गहराई के अंदर नीचे गिरता जा रहा था, जहाँ पर ज़ाबेन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समुद्र के अंदर गिरता जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी की रोर करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ज़ाबेन अपनी थोड़ी थोड़ी करके आंखें खोल रहा था। जहाँ पर वो जैसे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने डीटिंग और बनाना फेरी थी जो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो ये देखकर ज़ाबेन कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों मेरे बिना परमिशन के बाहर कैसे आ गए। और साथ ही फिर उबासी लेते हुए कहता है, मुझे सच में काफी ज्यादा लंबा समय हो गया कि मैं अच्छे से सोया नहीं था। पहले मैं कितनी बार भी सोने की कोशिश करता था तो एक साउंड मेरे कानों में हमेशा बजा करता था, लेकिन अब वो साउंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो कहते हुए ज़ाबेन अपने हाथ के बल से उठ रहा था, लेकिन जैसे ज़ाबेन अपने हाथ में थोड़ी सी पावर लगाता है तो वो सीलिंग पूरी तरह से टूट जाती है और नीचे गिर जाता है। उसके दोनों कंपेनियन भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज थे, जहाँ पर ज़ाबेन भी ये देखकर थोड़ा सा परेशान था और खांसते हुए उठते हुए कहता है, मैं तो बस उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो ऊपर की सीलिंग तोड़कर सीधे सेकंड फ्लोर पर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन ज़ाबेन को ये नहीं पता था कि वो गलती से आजिन के घर में आ गया है, जहाँ पर हम देखते हैं आजिन उसके सामने ही खड़ी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नहाने जा रही थी। जहाँ पर आजिन ज़ाबेन को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है। इसलिए वो उसे मारते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बड़े बेशरम हो। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग उस दीवार को रिपेयर करने के लिए आ गए थे, जहाँ पर ज़ाबेन बाथरूम में बैठा हुआ अपने स्टेटस को चेक कर रहा था। अब वो अपने स्टेटस में देखता है कि वो लेजेंडरी लेवल पर पहुंच चुका है और उसकी लाइफ प्रोविडेंस स्किन ऑफ साइन की है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या है। और वहीं पर ज़ाबेन अपने सर पर एक छोटा सा गोला बनाकर ये देखकर काफी ज्यादा खुश था, जहाँ पर उसे देखते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था मैं लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू हो चुका हूँ। ज़ावलू का लक सच में काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ प्रोविडेंस को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे भी किंग ऑफ ऑरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वो उसके बारे में चेक करता है, लेकिन उसके अंदर केवल यही लिखा था कि इसके एंडलेस प्रिडिक्शन हो सकते हैं, यानी कि इसके बारे में आप लोग यही समझ सकते हो कि ये ना खत्म होने वाली प्रिडिक्शन है। ज़ाबेन ये देखकर काफी कंफ्यूज था, जहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इस तरीके की रिडल किसने लिखी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद ज़ाबेन अपने लाइफ प्रोविडेंस को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज को देखकर काफी कंफ्यूज था, जिसे देखते हुए वो कहता है, जिस तरीके के एट्रीब्यूट मेरे मोबाइल डिस्प्ले में दिख रहे हैं तो वो रियल लाइफ में नहीं है। मैं अपनी लाइफ प्रोविडेंस को फील तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा लाइफ प्रोविडेंस क्या है। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किंग ऑफ साइन किस तरीके से काम करता है, लेकिन अब मेरे एट्रीब्यूट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं और यहाँ पर अब मुझे किसी भी लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को हैच करने पर मुझे मेरे मौत का डर नहीं सताएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने एसएस एनर्जी आर्ट के बारे में याद आता है, इसलिए वो उसे फील करने की कोशिश करता है। तो उसे ऐसे कई सारे एसएस एनर्जी आर्ट फील होते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कई सारे लाइफ प्रोविडेंस हो गए थे। और यहाँ पर ज़ाबेन को बहुत सारे लाइफ प्रोविडेंस मिलने की वजह से उसके एट्रीब्यूट काफी ज्यादा इंक्रीज थे, और वहीं पर कियोसूत्रा के मिलने की वजह से तो ज़ाबेन लेजेंडरी लेवल पर प्रमोट हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसके पास जितने भी एसएस एनर्जी आर्ट है तो उतने ही सारे उसके पास लाइफ प्रोविडेंस स्किल हो चुकी है, यानी कि हर इंसान सिर्फ एक ही एसएस एनर्जी आर्ट सीख सकता है। लेकिन हमारा जो एमसी वो थोड़ा स्पेशल है, इसलिए वो जितना ज्यादा एसएस एनर्जी आर्ट सीख रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए उसके पास और भी ज्यादा लाइफ प्रोविडेंस स्किल है। तो बैक टू द टॉपिक, तो ये देखकर ज़ाबेन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये किसी भी तरीके से मुझे किंग का साइन नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। कियोसूत्रा और बाकी सूत्रा आर्ट मिलने की वजह से मुझे एक यूनिक तरीके का नाम प्रोवाइड हुआ है, और
फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जॉबिन अपने पावर को टेस्ट करने के लिए एंट केव के डीपेस्ट पार्ट में आ जाता है, जहाँ पर कई सारे ब्लैक एंट्स वहाँ पर घूम रही थी। लेकिन जैसे ही जॉबिन वहाँ पर आता है तो अपने दोनों कंपेनियन बीस्ट की मदद से उन सभी एंट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, जिससे उन सभी का एंट्स हमारी तरफ जाए इससे पहले वो सारी एंट्स मारी जाती है। और जॉबिन उन सभी बीस्ट को आगे कहता है इसी तरीके से अटैक करते हुए मुझे कवर दो। लेकिन जैसे ही कई सारी ब्लैक एंड जॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो अपने डिमोनिक जनरल को भी समन कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होते हैं, जिस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर कई सारे ब्लैक एंड्स मारी जाती है। और वहाँ पर सभी ब्लैक एंड्स की मरने की वजह से तो जॉबिन को वहाँ पर कई सारे कंपेनियन बीस्ट एग मिलते हैं। तो जैसे ही जॉबिन को इतने सारे कंपेनियन बीस्ट एग मिलता है तो सीधे वो अपनी बनाना फेरी को खिला देता है और फिर तेजी से ब्लैक एंड की नेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं पर हमें क्रैक को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक ब्लैक एंड क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी हनी की रक्षा कर रही थी। और वो गोल्डन एंड क्वीन जॉबिन को वहाँ आता हुआ देखकर उसके ऊपर रोर करती है।